आज मुल्क को मुनाफरत के आग से कैसे बचाया जाए, हाउ टू सेव द कंट्री फ्रॉम द फ्लेम ऑफ हेट्रेड के बैनर पे सपोर्टेड बाय सरप्रस्त मीडिया हाउस 2016 से कंटिन्यू जब मुल्क में फिरका परस्ती आम हो गई, जब एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन हो गया, जब मजहब के नाम पर लोगों को मारा जाने लगा, जब कपड़े के नाम पे लोगों को जलील व ख्वार किया गया, जब खाने के नाम पर लोगों को मारा गया, जब गाय के नाम पर लोगों की लिंचिंग की गई, तो उसी वक्त सरप्रस्त ने सोचा इस मुल्क को अगर कोई बचा सकता है तो नफरत से बचाया जाए। हाउ टू सेव द कंट्री फ्रॉम द फ्लेम ऑफ हेट्रेड, मतलब मुल्क को मुनाफरत से, घृणा से कैसे बचाया जाए। न हिंदू को बचाना है सिर्फ, न मुसलमान को सिर्फ बचाना, न सिख को बचाना है, न ईसाई को बचाना। इस देश में जितने भी मानवता के, जितने भी मज़ाहिब के, जितने भी धर्म के, जितने भी रिलीजियंस के लोग रहते हैं, सबको बचाना। ये कब बचेगा? जब हिंदुस्तान बचेगा, जब मंदिर बचेगी, जब मस्जिद बचेगी, तभी ये मुल्क बचेगा। इसीलिए सरप्रस्त ने 2016 में एक स्लोगन दिया था, हाउ टू सेव द कंट्री फ्रॉम द फ्लेम ऑफ हेट्रेड, मुल्क को मुनाफरत के आग से कैसे बचाया जाए। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, जब लगी जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, जब लगी जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए। है यही रुस्म तो रुस्म को उठा दी जाए, है यही रुस्म तो रुस्म को उठा दी जाए। कहने का मतलब है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं, कई जानने वाले लोग रहते हैं, और इसी हिंदुस्तान में एथिक्स में रहते हैं तो कोई मजहब को नहीं मानता है, किसी चीज को भी नहीं मानता है। वो एथिक्स लोग, उनका भी उतना ही अधिकार है जितना इस मजहब के मानने वालों का अधिकार है। तो कहने का मतलब है, एक दिल्ली में जो बैठी हुई कांग्रेस सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है और बजरंग दल की सरकार है, जिनको गांधी जी से कोई लेना देना नहीं है, जिनको मौलाना आजाद से कोई लेना देना नहीं है, जिनको सुभाष चंद्र बोस से कोई लेना नहीं है, और जिनको विद्यासागर से भी कोई लेना देना नहीं है, जिनको मौलाना अलीजाह से भी कोई लेना देना नहीं है। उनका अगर कोई है तो गोड से प्रेम है, सावरकर प्रेम है। मैं सावरकर को वीर नहीं मानता, मैं कभी वीर नहीं बोलता। जिसने अंग्रेज से माफी मांगी वो वीर कैसे हो सकता है? वीर हो सकता है? कभी नहीं वीर हो सकता। और घुसपैठी करके आरएसएस के लोग को फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। तो फ्रीडम फाइटर का लिस्ट गूगल में सर्च करेंगे, सावरकर वारकर वोरकर सब आ जाएगा, जिसकी आजादी में कोई रोल नहीं था। हमें स्टार्टिंग में सावरकर ने प्रेम दिखाया था, बाद में अंग्रेजों के कदमों के तले गिर गया था, अंग्रेजों से माफी मांगी थी। तो हमें उन लोगों को देखने की जरूरत और समझने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा, जब लगी जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, जब ये रुस्म है ये रुस्म को उठा दी जाए। जिससे हिंदुस्तान को नुकसान होता हो, जिससे मुल्क का नुकसान होता हो, ऐसे कानून को इस देश की कोई जरूरत नहीं है। और बोलना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ हमारे लेफ्ट साइड में आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज की जो सलाह करवा रहे हैं, इनकी मर्तबा, इनकी असरत सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सिख समाज जहां जहां रहते हैं सब लोग इनको मानते हैं। इसलिए कि अपने वक्त के अच्छे मुफक्किर है, ये अपने वक्त के अच्छे थिंकर है, ये अपने वक्त के अच्छे साहबी भी है, अच्छे दूरअंदेश भी है। मुल्क को कैसे बचाना है सारी जिंदगी इन्होंने अपनी खाते कर दी, इसी चीज में लगा दिया, कभी भी देश में नफरत को पनपने नहीं दिया। दूसरी तरफ लॉ के एक्सपर्ट जनाब इम्तियाज अली शाह साहब है, रिटायर्ड जज है, कानून की पेचीदगियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जज साहब कह रहे थे, महबूब साहब पहले मुझे मौका दे दीजिए। मैं बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको फैसला सुनाना है, आपको अच्छी बातें रखनी है, आपके बाद कंक्लूड जो करेंगे सबको हासिल करेंगे हमारे सीनियर साहब भी और तब जनाब बसंत सिंह सरल साहब करेंगे। तो कहने का मतलब है, इन दोनों की मौजूदगी में, आप सामीन, आप डेलीगेट्स की मौजूदगी में मैं बातों को रख रहा हूं। बलजीत सिंह ग्रेवाल साहब, सदर साहब, हमारे युवा पीर साहब जनाब समीरुल इस्लाम साहब, साबिर अली साहब, उमर गजाली साहब, सामने में फादर बैठे हुए सलीम कादरी साहब, बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में कर रहा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तब्दील। अफराद, फर्द, एक सिंगल इंडिविजुअल, और एक से जब
की तरतीब हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। यहाँ पर जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग अपने अपने मक्तबा फिक्र के मिल्लत के सितारा है, मुकद्दर की सितारा है। इसलिए तमामी हजरात को यहाँ पर बुलाया गया है, सूझबूझ रखने वाले को बुलाया गया, हिंदुस्तान के फ्यूचर को, हिंदुस्तान की अजमत को, इनके सितारे को बुलंद करना है, मांग नहीं करना। सब लोग यहाँ बैठे हुए देश को जोड़ने के लिए बैठे हुए, देश को एक धागे में पिरोने के लिए बैठे हुए। चलते हैं सामने कैसी हवा उदासी की। जब से इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला आया, एक बात सहन नसी करवा देना चाहता हूँ। 1998 से बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना है। 98 में नहीं कर सके, 2004 में नहीं कर सके, कंटिन्यू इनका काम था हर हालत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। इनका आर्टिकल 370 था, उसमें ये कामयाब हो गए। कुछ गलतियां हमारी है, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया, कुछ गलतियां हमारी है, हम ये देखते रहे, चुप रहे, खामोश रहे, इसीलिए सारे मामले हो गए। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, बहुत सारी चीजें बातें हो गई, ऐसी बातें हो गई। बहुत सारे उलमाए कराम को, बहुत सारे दानिशवर मुस्लिम दानिशवरों को टेक ओवर कर लिया गया, फूल का गुलदस्ता पहुंचाया गया, बोला कि जो भी अदालत का फैसला आएगा मंजूर है। मैं वाहिद अदबी खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूं, मैंने अपने सोशल मीडिया पेज में लिखा, अगर अदालत गलत फैसला सुनाती है महबूब रजा कभी भी मंजूर नहीं करेगा। इसलिए कि जितने लोग भी थे जगह सब बिकाऊ जज थे, सबको सब कुछ मिल गया, किसी को राज्यसभा मिल गया, किसी को गवर्नर बना दिया गया, किसी को कुछ बना दिया गया। तो कहने का मतलब यह है, आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, तो सहन नसी कर लीजिएगा, तो आंखों का कान रख लीजिएगा। जिस जज को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया वो कौन है? कौन है? कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इनको पता है जब हिजाब का मामला पेश आया, इन्होंने हुकूमत के फेवर में हिजाब की पाबंदी पर फैसला सुनाया था। मेरे कहने का मतलब यह है, इनकी नस्ल कहां से आती है, इनका वजूद कहां से है, इनके गॉडफादर जज साहब के कौन है, तो आप समझ लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब जिस जज को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया, हम उनसे अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते, हम उनसे अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए कि इनके जो गॉडफादर, जो आरएसएस बैठे हुए हैं, हिंदू महासभा के लोग बैठे हुए, ये जो बोलेंगे ये वही करेंगे। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज 14 तारीख लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की आखिरी तारीख थी। क्या वजूहात थी, क्या रीजन था? 2 हफ्ता के लिए और बढ़ा दिया गया, 28 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। और कमोबेश 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में बस्तियां रहती है, कमोबेश मोरलेस। कितने लोगों ने राय पेश किया, कितने लोगों ने ओपिनियन दिए? सिर्फ 50 लाख। कितने लोग? सिर्फ 50 लाख। बाकी लोग कहां गए, कौन सी जगह में चले गए? यहां पर एक टेक्निकल मसला है। अगर वाकई में आप लोगों की राय जानना चाह रहे थे, ओपिनियन लेना चाह रहे थे, व्यूज लेना चाहते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब आर्टिकल 370 खत्म कर रहे थे, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में क्यों नहीं दिया? आप जब ट्रिपल तलाक खत्म कर रहे थे, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में क्यों नहीं दिया? आप बहुत सारे मामलों को खत्म कर रहे, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में क्यों नहीं दिया? आप ये मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में क्यों दे दिया? हुकूमत से एक सवाल है, मोदी गवर्नमेंट से सवाल है, अमित शाह से सवाल है, आपकी नाइंसाफी क्यों, आपकी दोहरी पॉलिसी क्यों? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 370 क्यों नहीं हैंडओवर किया गया? ट्रिपल तलाक का मसला क्यों नहीं हैंडओवर किया गया? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को बाबरी मस्जिद का केस क्यों नहीं हैंडओवर कर दिया गया? इसलिए कि आपका वजूद जो है कहीं न कहीं शक व शुबहात के दायरे में आता है। जो मरकजी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, किसी भी एतबार से हम हिंदुस्तानियों के लिए ईमानदार नहीं है। उनको पता है ये कॉर्पोरेट की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार है। तो ऐसे सरकार को पहचानना, ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के राय हम लोग जो भी राय देगा उसकी मर्जी। इससे पहले स्पीकर ने कहा क्या देगा नहीं देगा, आपके सामने में क्या पेश किया जाएगा, उसकी कोई भी मानवता, कोई भी इंसानियत, कोई भी ईमानदारी का मसला नहीं है। ये वही जज सावस्ती साहब है जिन्होंने हिजाब के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसीलिए कहा चलते हैं सामने कैसी हवा उदासी थी जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला आया है। चलती है शहर में, शहर मतलब हिंदुस्तान को मान लीजिए, कैसी हवा उदासी की सभी ने ओढ़ रखी है रिदा दुपट्टे को
को बोलते हैं रेदा, सभी ने और रखी है रेदा उदासी की। जब से ये मामला आया है हर तरफ उदासी छाई हुई। कहने का मतलब है पूरे मणिपुर में इंसानियत का खून हो रहा है, मानवता का खून हो रहा है, किसी एक जात धर्म का खून नहीं हो रहा है, वो हिंदुस्तानी का खून हो रहा है। मैं मोदी जी के पूछना चाहता हूँ, आप मणिपुर क्यों नहीं गए? आप अमेरिका चले गए, फ्रांस चले गए, इजिप्ट चले गए, आपकी नंगा नाच हो रहा है, आपके लोगों को मारा जा रहा है, हिंदुस्तानियों को मारा जा रहा है, मणिपुर पर आप कदम नहीं लगा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा रेखा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा रेखा पर है, हिंदुस्तान में आपसी खलबसार पैदा हुआ है। आप जाकर के फला जगह से एवाज ले रहे, मुझे पता नहीं है कि हम लोग नहीं जानते एवाज की किस तरीके से खरीदो फरोख्त होती है। एक आम शहरी कलकत्ता में रहने वाला शहरी कहीं से भी खरीद सकता है। तो आप मुल्क के प्रधानमंत्री है, मुल्क के वजीर आजम है, जब आप एवाज की बात करेंगे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क की बात करेंगे, तो ऐसे एवाज हिंदुस्तानियों को जरूरत नहीं है। अभी हिंदुस्तानियों को अगर कोई चीज की जरूरत है, सही चीज की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है? तालीम की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। मणिपुर में इंसानियत कैसे बचेगी, इसकी जरूरत है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कैसे रहेंगे, इसकी जरूरत है। ये सबसे ज्यादा जरूरत है। मगर देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई लेना देना नहीं। आरएसएस को उसको पता हो चुका है मोदी के चेहरे पे हम लोग 2024 का इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। मोहन बाबू खदशे का इजहार कर चुके हैं। क्या किया जाए? राम मंदिर का 1 जनवरी को भव्य ओपनिंग होगा, बड़े पैमाने पे ओपनिंग होगा, जो लोगों को बताया जाएगा देखो हमने राम मंदिर बना दिया। ये मसला तो सॉल्व हो गया, ये मसला सॉल्व हो गया। और कुछ लोग बोल देंगे आप क्यों बनाए भाई, कोर्ट ने अदालत ने फैसला सुना उसके कहने पर बना, ये अलग मैटर है। दूसरा ये लोग बोलेगा देखिए अभी तो हम राम मंदिर बना है, सेकंड हमारा एजेंडा है हम लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूं, नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन साहब ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल हिंदू राष्ट्र बनाने का एक तरीका है, उसके ऊपर बड़ा मामला है। तो ये अगर हम हसास होकर के नहीं लेते हैं, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, फिर ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, जो लोग ड्राफ्ट की बातें कर रहे हैं कि भाई ड्राफ्ट आएगा तब बातें होगी, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, जब भोपाल में प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो एक बयान देते हैं। क्या बयान देते हैं? एक मुल्क एक नेशन एक कानून, एक मुल्क वन लॉ, वन कंट्री वन लॉ, एक मुल्क एक कानून। और वो कहते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और मैं पहली बार मुसलमानों में इतना समाज है प्रधानमंत्री मोदी जी से सुना, बोले जुल्हा है मुसलमानों में, धोबी मुसलमानों में, फला मुसलमानों में, और वो पसमंदा महा मुसलमान बोला, पसमंदा मुसलमान। ठीक आपकी बात तो मान लेते हैं, मुसलमान पसमंदा है, मुसलमानों को लोग पसमंदा को जगह नहीं मिल पा रही। तो मैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछता हूँ, अगर ये वाकई में पसमंदा मुसलमान है तो इसके रिजर्वेशन के अंदर कब लाओगे बताओ। भाई रिजर्वेशन किसको दिया जाता है? जो पसमंदा है, दलित भी पसमंदा, मुसलमान भी पसमंदा। अगर तुम में हिम्मत है कि पसमंदा मुसलमानों को रिजर्वेशन देकर दिखा दो, मैं मान लूंगा तुमको, तुम प्रधानमंत्री। सिर्फ तुम बोलना जानते हो, करने के ऊपर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को बांटने की राजनीति क्या, मगर मुसलमान उसके उसूलों को अच्छी तरीके से समझ रहा है। फिर एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, मेरी बात को एकदम गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलते हैं। जिस तरीके से हिटलर जब जर्मनी में हुकूमत कर रहा था, पूरे जर्मनी को, माशियत को, उनकी अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल कंडीशन को चरमरा दिया था, खत्म कर दिया था। इसी तरह मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकली हालत को खत्म कर देना चाहते हैं। ये लोगों को समझना जरूरी है, यहाँ आवाम की समझना जरूरी है। इनका मसला हुकूमत करना बिल्कुल नहीं है, इनका मसला सिर्फ मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now